गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, पिछले क्लास में चैप्टर ख़त्म हो चुकी थी। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग मिलकर अभ्यास करेंगे, तो सभी बच्चा अपनी अपनी बुक्स को निकाल लेंगे ताकि आपको आसानी होगी अभ्यास करने में। अभ्यास करना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे सारी टॉपिक की रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किसे कहते हैं। आज ज़्यादा लेट नहीं करूँगी, पहले पढ़ चुके हम लोग। संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बहुत इजी है। विशेषण के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट, गुणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिमाणवाचक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्यावाचक एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर फोर्थ, सार्वनामिक विशेषण डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो सभी का डील कर देते हैं लाइटली। फर्स्ट है गुणवाचक। गुणवाचक क्या है। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, रंग, दशा, अवस्था, आकार, स्थान, देश, काल का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है। बूढ़ा व्यक्ति भीख मांग रहा है, तो इसमें सब उसका आ रहा है, गुण आ रहा है, दोष भी आ रहा है, व्यक्ति भी आ रहे हैं, उसकी दशा आ रही है। तो इस तरह से इसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके गुण दोष में सारे जितने भी आ रहे हैं वो है अच्छा, बुरा, दानी, भला, ईमानदार, सीधा, शांत आदि। इसके भाव की बात करें, वीर, क्रोधी, दयालु आदि। रंग, गोरा, काला, लाल, पीला, सफ़ेद इत्यादि। दशा अवस्था की बात करें, एक ही है दोनों। दशा भी और अवस्था दोनों सेम है, घबराने की जरूरत नहीं है। कमजोर, ताकतवर, मोटा, पतला, बूढ़ा, युवा, बीमार आदि। यस हाँ, स्वस्थ भी हो सकता है। आकार, बड़ा, छोटा, चौकोर आदि। कुछ भी। स्थान, काल, देश, ये तीनों एक है। काल, देश, स्थान में क्या आ जाएगा, शहरी, ग्रामीण, प्राचीन, जापानी आदि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हम बताए थे आपको मापने और तौलने का, तो देख लेते हैं डेफिनेशन को। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण दोनों के निश्चित तथा अनिश्चित दो भेद होते हैं। पढ़ा चुके हम। सिर्फ इसी दोनों का होता है, किसका, गुणवाचक सार्वनामिक विशेषण का नहीं होता है। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं किसी वस्तु की मात्रा, उसका माप तथा तौल किया जाता है। जैसे 2 किलो चावल दीजिए। अब यहाँ निश्चित अनिश्चित की बात क्यों आई। ऐसा इसलिए आया कि अगर कोई कस्टमर दुकानदार से कहता है कि मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो सिर्फ उसे 2 किलो ही चावल चाहिए। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि 2 किलो चावल से ज़्यादा नहीं चाहिए। राइट। इससे साफ पता चल रहा है कि 2 किलो चावल जो है एक निश्चित परिमाण का बोध करा रहे हैं। समझ में सभी को आ रही है। सभी लोग ध्यान देंगे। इधर उधर जो काम करें आप उस पर फोकस करें। जो अभी जस्ट करंट चल रहा है, अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस करें, तो समझने में आसानी होगी। सपोज टीवी वॉच कर रहे हैं तो आपकी ध्यान टीवी पर होनी चाहिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो आपकी ध्यान पढ़ाई पर होनी चाहिए। दिमाग को इधर उधर मत दौड़ाइए। यही रीज़न होता है कि अच्छे से समझ में नहीं आता है, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार मैं बता रही हूँ, इस प्रकार निश्चित माप तौल मात्रा का बोध कराने वाले विशेषण शब्द की निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्लियर। ठीक उसके विपरीत अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो इसमें किसी भी वस्तु की मात्रा की निश्चित नहीं होती। उसमें मात्रा की निश्चित होती है और अनिश्चित में इसे में मात्रा की निश्चित नहीं होती है। जैसे इस बर्तन में थोड़ी चीनी और डाल दीजिए। क्या बोला, इस बर्तन में थोड़ी
चीनी डाल दीजिए। थोड़ी कह रहा है, कोई लिमिट नहीं कह रहा है कि 1 कटोरी डाल दीजिए, 1 कप डाल दीजिए। मेजरमेंट यहाँ कुछ भी नहीं शो कर रहा है, तो थोड़ी डाल दीजिए। यहाँ थोड़ी शब्दों से क्रमशः चीनी की जो निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनिश्चित मापतौल तथा मात्रा का बोध कराने वाला विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सभी को समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट है, उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण में संख्या का सिर्फ बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। कैसे? हम तो शॉर्ट में लिए, लेकिन आपको अगर डेफिनेशन आता है तो पूरे लिखेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के में निश्चित परिमाणवाचक उस संख्यावाचक का विशेषण में संख्या का बोध हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण में ध्यान आपको देना क्या रखना है? स्थान, प्राणी अथवा वस्तुओं को जो हम गिन सकते हैं, राइट। इसमें भी ये भेद होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित और अनिश्चित होते हैं। यानी आपने क्या देखा, गुणवाचक में कोई भेद नहीं है निश्चित अनिश्चित का, लेकिन संख्यावाचक और परिमाणवाचक की बात करें तो इसमें दोनों भेद होते हैं। कौन कौन सी? निश्चित और अनिश्चित विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण को उनके गिनती क्या क्या देखते हैं? गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। किसका? निश्चित का। आइए देख लेते हैं। गिनती में मैंने क्या बोला था? जहाँ केवल गिनती का ज्ञान हो, उसे संख्यावाचक में सिर्फ आपको ये 3 चीज़ का ध्यान देना होगा। गिनती, क्रम, समूह, आवृत्ति। ये 4 बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो जो भी चारों में से कुछ भी आएगा वो संख्यावाचक चिन्ह हो जाएगा। जैसे गिनती में 10, 100, 1000, 1, 2 जितने भी हैं नंबर, ये आदि सारे गिनती में आ जाएं। क्रम की बात करें तो पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, 5वां, ऐसे आदि। समूह की बात बोलें तो हजारों में लोग, कक्षा, नवरात्रि, भीड़, कक्षा में बहुत सारे छात्र होते हैं तो एक बंच होता है, समूह हो गया। आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति, यानी फिर से मतलब गणना या गणना का बोध हो, उसे हम आवृत्ति कहते हैं। जैसे दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा आदि। ठीक उसी प्रकार अनिश्चित में जैसे कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यानी आपको ये ध्यान देना होगा कि निश्चित में हो रहा है और उसमें ठीक उसके विपरीत अनिश्चित में कुछ की बात, उसमें लिमिट है, इसमें लिमिट नहीं है। यही चीज़ हमने बताया था। तो उसमें कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बहुत सी पुस्तकें कुर्सी पर रखी है। कितनी? बहुत सी, ढेर सारे, अनगिनत, यानी उसकी लिमिट नहीं है। कुछ बच्चे, वहाँ यह अगर होता कि 4 बच्चे खेल रहे हैं तो 4 क्या हो गया? काउंटिंग नंबर। तो 4 अगर 4 आपको आ जाता है कि 4 बच्चे खेल रहे हैं तो उसके आगे क्या लिख देना है आपको? संख्यावाचक का, निश्चित। अगर यहाँ कह रहा कुछ, कम, थोड़ा, तो इसका मतलब है कि यह अनिश्चित है। ये 2 में होते हैं अनिश्चित और निश्चित। कौन कौन? परिमाणवाचक और संख्यावाचक, राइट। और 2 बाकी के जो बचे हैं सार्वनामिक और गुणवाचक में निश्चित अनिश्चित का कोई नहीं है, भेद होते हैं। तो थर्ड है, क्लियर है ना? थर्ड है, रिवीजन चल रहा है, पहले पढ़ा चुके हम। थर्ड है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक क्या कह रहा है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का कार्य करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। अगर आपको लगे कि सार्वनामिक विशेषण ये भी कुछ ऐसे वाक्य दिए जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द आपको दिए जाएंगे, तो आप वहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कुछ ऐसा शब्द दे देंगे जैसे संकेतवाचक भी विशेषण होती है। जैसे यह कमीज मेरी है, ये अंगूर बहुत खट्टे हैं,
वह कपड़ा मुझे दो, कुछ इस प्रकार है। देखिए, जैसे यह कमीज मेरी है, क्या डेफिनेशन में आया? जो संज्ञा से पहले, संज्ञा क्या हो गया? कमीज, और उसके पहले सर्वनाम का प्रयोग किया है। क्या है सर्वनाम? यह, ये, वह, ऐसे करके। तो इसमें आपने क्या देखा? यह कमीज मेरी है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाए उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये शब्द से तो आपको लग रहा है कि हमने सर्वनाम है, ठीक है, लेकिन मैंने पहले ये भी बोला कि इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो यह संकेत दे रहा है ना, आप कह रहे हैं यह कमीज मेरी है, तो आप अपने फिंगर से बता रहे हैं ये शर्ट मेरी है, ये किसी और की नहीं है। तो यह कमीज, ये आप संकेत दे रहे हैं ना। इस ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो आपको लिख देना है सार्वनामिक विशेषण, राइट। चलिए, अब है तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं। मूलावस्था, इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु, विशेष स्थान की विशेषता पाई जाती है। मूल अवस्था क्या कह रहे हैं? हमने पहले बताया था मूल अवस्था प्लस अवस्था, इसमें सिर्फ केवल एक व्यक्ति यानी मूल शब्द, तीनों को हमने डेफिनेशन दिया हुआ है। मूल अवस्था में क्या है? सबसे पहला जो वर्ड होता है, पहला जो शब्द होता है, सिर्फ इसमें किसी एक व्यक्ति, किसका? वस्तु अथवा स्थान की विशेषता पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, मूलावस्था में क्या क्या? एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट, उत्तरावस्था, इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान दूसरों से अधिक और कम बताया जाता है। क्या? व्यक्ति, वस्तु, स्थान आ रही है, लेकिन इसमें मूलावस्था में किसी एक का विशेषता बताई जाती है और इसमें दूसरे से कहीं अधिक और कम भी बताया जाता है। उत्तमावस्था में इसमें 2 या 2 से अधिक तुलना करके एक को सबसे अधिक और तथा दूसरे को सबसे कम बताया जाता है। आई समझ में? इसमें 2 या 2 से अधिक तुलना करके एक को सबसे अधिक तथा सबसे कम बताया जाता है। उत्तरावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तर प्रत्यय जोड़ते हैं, जबकि उत्तमावस्था को व्यक्त करने के लिए विशेषण के अंत में तम प्रत्यय जोड़ते हैं। हमने अमिताभ बच्चन का, आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल इसीलिए दिया था कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि से जाने जाते। क्या कह रहा है? विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय आदि से जाने जाते हैं। तो समझ में आ गई होगी। आज तो इस रिवीजन था और पूरी चैप्टर इसलिए हमने रिवीजन करा दिया ताकि आपकी मेमोरी पावर में आ जाए। तो बस आज पूरी चैप्टर की रिवीजन हो चुकी है। सभी को मैंने शॉर्ट में समझा दिया है। बाकी आपकी पढ़ाई की सिलसिला को जारी रखिएगा। आशा करती हूँ कि आज की क्लास के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, पढ़कर आइएगा आप सभी से। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।